हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में कोरोना का पहला मामला आया सामने। बेंगलुरु से आई महिला में संक्रमण। जमशेदपुर में कोरोना के पहले संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है। 25 मई को बेंगलुरु से जमशेदपुर लौटी 44 वर्षीय संदिग्ध महिला मरीज सरायकेला बाजार की रहने वाली है। फिलहाल वह कदमा में रह रही है। महिला की तबीयत खराब होने पर परिजन ने उसे इलाज के लिए कदमा के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। यहाँ रैपिड टेस्ट में महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को फिलहाल घर में ही आइसोलेटेड कर रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जब तक RT-PCR रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मरीज का नमूना लेकर जांच के लिए MGM अस्पताल भेजा गया है, जिसकी 48 घंटे में रिपोर्ट आने की संभावना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने महिला से संपर्क की पूरी हिस्ट्री ली। बता दें कि महिला के बेंगलुरु से आने के बाद उसे बुखार के साथ सर्दी, खांसी और उल्टी हो रही थी। गौरतलब है कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे। इसके लिहाज से स्वास्थ्य विभाग को निगरानी रखने और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में 2 जून तक बारिश वज्रपात का अलर्ट। पलामू में आकाशीय बिजली से 4 की मौत। गुमला समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में शुक्रवार को भी दिखा। रांची, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी है। गुरुवार को भी गोड्डा और पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। वहीं कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2 जून तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत महसूस करवाई है। मौसम विभाग ने 31 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद आने वाले दिनों में इसके 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 1 जून को पूर्वी हिस्सों में और 2 जून को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। महिलाओं के खाते में मैया सम्मान के पैसा आना शुरू। जानिए कितने महीने की मिली राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। फिलहाल हर लाभुक को 2500 रुपये ही भेजे जा रहे, जो अप्रैल महीने की किस्त की है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन अभी केवल अप्रैल महीने की किस्त ही दी जा रही है। बता दें कि 13 मई को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 9,609 करोड़ रुपए की राशि जिला कोषों में भेजी थी। तब उम्मीद की जा रही थी कि लाभुक को 5,000 रुपये की राशि 2 किस्तों के साथ एक साथ मिलेगी, लेकिन विभाग ने साफ निर्देश दिया था कि सिर्फ उन्हीं खातों में राशि भेजी जाएगी जिनकी जानकारी पूरी तरह सही हो। इस बार भी हर महीने की 15 तारीख को किस्त भेजने की डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी। वहीं विभाग की ओर से अब तक यह नहीं बताया गया कि इस बार कितनी महिलाओं को राशि मिली है और मई महीने की किस्त कब दी जाएगी। विभागीय अधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। आज 31 मई को जारी होगा जैक का इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 12:30 बजे से इस वेबसाइट पर देख पाएंगे परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक आज इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। शनिवार को जैक परिसर में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 12:30 बजे रिजल्ट का प्रकाशन करेंगे। जैक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी 31 मई को इंटर के विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दिन के 12:30 बजे के बाद आप जैक की इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जैक ने मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें गढ़वा के भावनाथपुर की रहने वाली गीतांजलि ने स्टेट में टॉप किया था। गीतांजलि हजारीबाग की इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्र थी। बताते चले कि इस साल जैक की इंटर परीक्षा में 3.5 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सांसदों को लिखा पत्र। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आदिवासी की अस्मिता, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए जनगणना में सरना धर्म कोड जोड़ने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मंजुनी ने बताया कि झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2020 को एक विशेष सत्र सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र भी भेजा है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ की बड़ी आबादी सरना धर्म को मानती है। ये लोग प्रकृति, पेड़ पौधों, पहाड़ और जंगल की पूजा करते हैं। उनका धर्म प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो बाकी धर्मों से अलग है। आदिवासी समुदाय बहुत समय से इस धर्म को आधिकारिक पहचान देने की मांग कर रहा। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब सरना जैसे धर्म, प्राकृतिक पूजक धर्म को पहचान मिलने से यह सकारात्मक संदेश जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों से अपील की कि वे इस मांग को संसद में उठाएं और आदिवासी समाज को उनका धार्मिक हक दिलाएं। बोकारो में मैया सम्मान योजना के 20 लाभुक निकले फर्जी, अल्पसंख्यक बताकर लाभ लेने की कोशिश। मैया सम्मान योजना को लेकर बोकारो से गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं होने के बावजूद 20 लोग ने खुद को अल्पसंख्यक बताकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की है। प्रखंड कार्यालय में जब विभागीय स्तर पर जांच की गई तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया गया कि पचमो पंचायत में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं रहता है, फिर भी 20 लोगों ने खुद को अल्पसंख्यक दिखाकर योजना में आवेदन दे दिया। अधिकारियों की सतर्कता से यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। जैसे ही मामला सामने आया, प्रखंड प्रशासन ने पंचायत सचिव को जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद सभी फर्जी लाभुक को सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही लोधी पंचायत की एक महिला जो एक पारा शिक्षक की पत्नी है, उसे भी योजना का गलत लाभ लेते हुए पकड़ा गया। उससे पैसों की वसूली कर ली गई। बीडीओ महादेव कुमार महतो ने बताया कि गोमिया प्रखंड के 36 पंचायतों में लगभग 41,000 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। सभी आवेदनों की आधार, राशन कार्ड और बैंक के डिटेल्स के जरिए जांच की जाती है। अगर कोई भी फर्जी पाया जाता है तो तुरंत लाभ से हटाया जाता है। हजारीबाग में 4,000 किलो नकली पनीर जब्त। झारखंड के अलग अलग शहरों में खपाने की थी तैयारी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने नकली पनीर बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 4,000 किलो नकली पनीर जब्त किया है। इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। दरअसल नकली पनीर की खेप बिहार के बख्तियारपुर और मनेर से हजारीबाग पहुंची थी। जानकारी के अनुसार नकली पनीर रांची सप्लाई होता था, साथ ही कुछ पनीर हजारीबाग और रामगढ़ भेजने की तैयारी चल रही थी। जिला प्रशासन का कहना है कि एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा, जो आधे दाम में नकली पनीर विभिन्न दुकानों में सप्लाई करता है। प्रशासन ने कहा कि 2 बसों से नकली पनीर जब्त किया गया है। उनके मालिक को नोटिस जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने यह भी जानकारी जुटाई कि नकली पनीर के कारोबार में कौन कौन शामिल है, ताकि उस पर भी सख्त कार्रवाई की जा सके। भारी मात्रा में जब्ती की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन हजारीबाग के छोटे बड़े और होटलों में औचक निरीक्षण किया। विधायक श्वेता सिंह 2 पैन कार्ड मामला। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग से मांगी जानकारी। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड होने के आरोपों की जांच अब चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। इस मामले में आयोग ने आयकर विभाग से औपचारिक रूप से जानकारी मांगी है। यह कदम भाजपा नेता बिरंची नारायण द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उठाया गया है। बिरंची नारायण ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड है। पहला पैन कार्ड रामगढ़ जिले से जुड़ा है, जिसमें पिता के नाम के रूप में संग्राम सिंह दर्ज है, जबकि संग्राम सिंह वास्तव में श्वेता सिंह के पति है। वहीं दूसरा पैन कार्ड गुड़गांव से जारी किया गया है, जिसमें पिता का नाम दिनेश सिंह लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस मामले में स्पष्टता लाने के लिए आयकर विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि श्वेता सिंह के नाम पर वास्तव में 2 पैन कार्ड है या नहीं। आयोग ने इस मामले की गंभीरता से जांच कर ताकि तथ्यों को पुष्टि किया जा सके। चतरा में शादी समारोह में फायरिंग का मामला। गोली लगने से युवक की हुई थी मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में बारात में नाचने के दौरान हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। मामले का चतरा की प्रतापपुर पुलिस खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसकी पुष्टि चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने की है। चतरा एसपी ने बताया कि घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरवा कोचवा गांव में हुई थी, जहां बिहार के गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के बरडी गांव से आई बारात में शामिल लोगों के बीच विवाद में फायरिंग हुई थी। पुलिस के अनुसार शादी समारोह में बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली अभिषेक कुमार की गर्दन में लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।
चतरा के एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सीबीआई ने जाल बिछाकर पकड़ा। देश की सबसे बड़ी आर्थिक जांच एजेंसी माने जाने वाली प्रवर्तन निदेशालय ईडी खुद इस बार सवालों के घेरे में आ गई है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रघुवंशी पर एक कारोबारी से मनी लॉन्ड्रिंग केस को सेटल करने के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग करने का आरोप है। बातचीत के बाद यह राशि घटाकर 2 करोड़ रुपए तय की गई थी। सीबीआई ने उन्हें पहली किस्त के तौर पर 50 लाख में से 20 लाख रुपए लेते समय भुवनेश्वर में ट्रैप कर लिया। उस वक्त रघुवंशी ईडी की टीम के साथ एक सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। चिंतन रघुवंशी भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पहले पूरी योजना बनाई और फिर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। यह मामला इसलिए और गंभीर होता जा रहा है क्योंकि ईडी देश भर में आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली सबसे अहम एजेंसियों में से एक है। ऐसे में उनके एक वरिष्ठ अधिकारी पर रिश्वत लेने के आरोप न सिर्फ संस्था की साख को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें अब जांच एजेंसी तक फैलती जा रही है। डॉक्टर पनगड़िया ने कहा, झारखंड नगर निकाय व पंचायत चुनाव कराएं, अनुदान पर बकाया पैसा पाएं। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने कहा कि झारखंड लोकल बॉडी नगर निकाय व पंचायत का चुनाव कराएं, बकाया पैसा पाएं। उन्होंने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि अगर दिसंबर तक राज्य सरकार निकायों का चुनाव करा लेती है तो पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि भी मिल जाएगी, अन्यथा लैप्स हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विशेष राज्य का विशेष पैकेज वित्त आयोग का विषय नहीं है। अनुदान की राशि केंद्रीय बजट से राज्यों को सशर्त प्राप्त होती है, इसलिए इस राशि के भुगतान में विलंब पर आयोग का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। जीएसटी के लागू होने से हो रहे नुकसान पर कहा कि यह झारखंड का नया डिमांड है। झारखंड ने जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। हालांकि 3 दिनों से झारखंड में विभाग, संगठनों, संस्थाओं और सरकार के साथ बैठक करने के बाद भी उन्होंने यह बताने से इनकार किया कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र उन्हें कमजोर दिखा। झारखंड को किस क्षेत्र में अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है, वह सब कुछ वित्त आयोग के फॉर्मूले के आधार पर ही तय होने की रट लगाते रहे। केंद्रीय वित्त आयोग के सामने उलझे झारखंड के राजनीतिक दल, राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर विपक्षी दल ने उठाए सवाल। राजधानी रांची में केंद्रीय वित्त आयोग की बैठक में झारखंड के राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय प्रबंधन को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्तारूढ़ JMM कांग्रेस और राजद ने राज्य के विकास के लिए केंद्र से अधिक धन की मांग की है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी आजसू के वर्तमान सरकार पर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि को डायवर्ट करने और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में झारखंड के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी दलों को अपनी बात रखने के लिए निर्धारित समय दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने केंद्र पर राज्य का 1.40 लाख करोड़ रुपए बकाया होने का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग से इस दिशा में पहल करने का आग्रह करते हुए कहा, यदि यह राशि मिलती है तो राज्य का तेजी से विकास होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त आयोग सकारात्मक सहयोग करेगा और केंद्र से मिलने वाली राशि जो राज्य का अधिकार है प्राप्त होगी। उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में दी गिरफ्तारी को चुनौती। शराब घोटाले के आरोपों में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह ने भी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एसीबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और कार्रवाई को निरस्त करने और एसीबी द्वारा उनकी गिरफ्तारी करने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। बीएनएस की धारा 482 के अंतर्गत उन्होंने याचिका दाखिल कर कहा कि जिस मामले में उनके विरुद्ध एसीबी ने कार्रवाई की है वह पूरी तरह निराधार है और उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह की याचिका फिलहाल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने 21 मई को राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और
राज्य सरकार के उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। शराब घोटाले में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोग एसीबी के रडार पर हैं। रांची की सुरक्षा पर संकट, 2700 में से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में, शहर के लिए बचे सिर्फ 1080। राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस महकमे की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या सख्त पहरेदारी नजर नहीं आती है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में सिपाहियों के कुल 3341 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2700 जवान ही ड्यूटी पर हैं। इनमें से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि महज 1080 जवान पूरे राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन गिने चुने जवानों को चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों से निपटने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, 45 थानों की गश्त और पीसीआर पेट्रोलिंग का भी काम करना होता है। पीसीआर वाहनों की हालात यह है कि कहीं जवान गायब हैं तो कहीं पदाधिकारी। इस तरह की अव्यवस्था से साफ है कि शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे है। नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, अपराध की जांच समय पर नहीं हो पा रही, आरोपी खुलेआम घूम रहे, गिरफ्तारियों में देरी हो रही, पासपोर्ट व कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे कामों में भी लंबा विलंब हो रहा। पुलिस कर्मियों को 10-12 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, क्यूआर कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। क्यूआर कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। रांची में 3 नए वेंडर मार्केट होंगे विकसित, नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया। राजधानी रांची में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित रूप से दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। रांची नगर निगम के द्वारा शहर में 3 नए वेंडर मार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार किया जा रहा है। नए प्रस्तावित वेंडर मार्केट का निर्माण चुटिया थाना क्षेत्र, लोयला मैदान और दिव्यांग परिसर के पास किया जाएगा। इन जगहों पर फुटपाथी दुकानदारों को योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा, जिनसे न केवल व्यावसायिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होगी बल्कि यातायात अवरोध की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। रांची नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है बल्कि यातायात प्रबंधन को भी सुदृढ़ करना है। विगत में कराए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में यह आकलन किया गया था कि नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कितने फुटपाथी विक्रेता कार्यरत है। अब निगम उन्हें चिन्हित स्थानों पर स्थानांतरित कर समुचित ढांचा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। निर्धारित समय में नहीं हो सका निकाय चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। इसी बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय भी पूरा हो गया। 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया ठप हो रही है। ट्रिपल टेस्ट पूरा, लेकिन तैयारियों पर लगा ब्रेक। राज्य के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद
खाली रहने की वजह से चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, इसकी की गई उपलब्धता जैसी चुनाव पूर्व तैयारी अधूरा रह गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के नहीं होने की वजह से जिलों में की गई तैयारियों की ना तो समीक्षा हो रही और न ही कोई निर्देश दिया जा रहा। राज्य को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान संविधान के 74वें संविधान में शहरी निकाय में चुनाव नहीं कराना स्थानीय निकायों को कमजोर करना माना जा रहा। बावजूद राज्य के 13 नगर निकायों में वर्ष 2024 से इन चुनाव लंबित है। वहीं 35 अन्य शहरी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2023 के मार्च अप्रैल महीने में समाप्त हुआ था। उसके बाद से निकायों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राज्य सरकार को लगातार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा। चुनाव में देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिया जाने वाला अनुदान नहीं मिल पा रहा। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य, 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजना में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 2 फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक इस सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निर्देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुक की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। इधर पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के तहत भी इस साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में झारखंड में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें हर साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। झारखंड में 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कक्षपालों की होगी नियुक्तियां। झारखंड के जेलों में स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कारा विभाग जल्द ही 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कक्षपाल के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसके अलावा जिला बल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के रिक्त पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर लगभग 8,000 पुलिसकर्मी की बहाली एक साथ की जाएगी। कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थी को दौड़, शारीरिक दस्ता और लिखित परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया को पहले से काफ़ी सरल किया गया है। विशेष रूप से दौड़ की दूरी को घटाया गया है और समय की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले की भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ होती थी, लेकिन अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि पिछली बार उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और आसान बनाने का निर्णय लिया गया। सभी नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी, जिसमें होमगार्ड के पद भी शामिल है। वर्ष 2016 में जेलरों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार समेत अन्य प्रक्रियाएं हुई थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने भाग लिया था, लेकिन मात्र 4 जेलरों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 8 वर्षों तक जेलर और असिस्टेंट जेलर की बहाली को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। वर्तमान में राज्य के 26 जेलों में जेलर का पद खाली है। वर्ष 2016 में 275 जेल सिपाही और कक्षपालों की बहाली हुई थी। बाद में 500 सेफ भूतपूर्व सैनिक को बहाल किया गया था। वर्तमान में राज्य भर में सेफ, जेल सिपाही और कक्षपालों को मिलाकर कुल लगभग 1000 कर्मी तैनात हैं। मंत्री का बड़ा फैसला, मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की पहल। मानसून से पहले राहत की बड़ी पहल करते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारी को जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का राशन अग्रिम देने का ऐलान किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की तत्परता ने इसे जमीन पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जून से 30 जून तक 3 महीने के
राशन वितरण का आदेश जारी किया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी की सरकार गरीबों की सरकार है। हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी लाभुक को राशन से वंचित न रहना पड़े। मंत्री ने साफ कहा कि वह खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई जा रही, जिसमें गोदामों की स्थिति, 3 महीने के अनाज का भंडारण, लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल जैसे बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनाज की गुणवत्ता बनी रहे, वह सड़क गला न हो और हर जरूरतमंद को समय पर और पूरा राशन मिले। विभाग ने आपूर्ति श्रृंखला को पहले से ही सक्रिय कर दिया है ताकि आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति में किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर बीएमटी कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। गिरिडीह पुलिस ने कसी कमर, लिमिट स्पीड क्रॉस करने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं। तेज रफ्तार हमेशा ही जानलेवा रही है। ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे की वजह तेज रफ्तार ही रहती है। रफ्तार के कारण लोग वाहन पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसकी वजह से बहुतों की जान भी जा रही है। गिरिडीह में तो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही। ऐसे में इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए गिरिडीह पुलिस ने अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त की है। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस करेगी। तय लिमिट से ज़्यादा की रफ्तार क्रॉस करने वाले वाहनों को न सिर्फ चिन्हित करेगी बल्कि ऐसे वाहनों से जुर्माना भी वसूलेगी। इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए डीएसपी कौसर अली ने बताया कि शहर से सटे इलाके में हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा लगाया गया है और स्पीड की जांच शुरू कर दी गई है। अभी ट्रायल किया जा रहा और जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा है वह पूरी तरह कंप्यूटर जनित है। इस कैमरे नुमा कंप्यूटर में खासियत है कि वह ऑटोमेटिक आने वाले जाने वाले वाहनों के स्पीड को ट्रेस कर लेता है। इस दौरान जब स्नैप किया जाता है तो वाहन के नंबर को भी यह कैमरा रीड कर लेता है। इसके साथ ही साथ यहीं से चालान जनरेट होता है और वाहन के मालिक को मैसेज चला जाता है। चालान भी ऑनलाइन काटा जाता है। हाई स्पीड चलाने वाले मालिक लिमिट क्रॉस करेंगे तो जुर्माना भरने को तैयार रहें। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट तो 30 जून तक करें भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा। इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी। यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एक मुश्त नई वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे। रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एक मुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है।
वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात, सिक्सर किंग ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी से शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट में सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार ने मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से हल्के अंदाज में बातचीत करते हुए और मुस्कुराते नजर आए। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की है और कहा कि पटना एयरपोर्ट पर युवा क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। उनकी क्रिकेट प्रतिभा की पूरे देश में सराहना हो रही। उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल वैभव सूर्यवंशी की जिंदगी का सबसे खास दिन तब आया जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। बेखौफ अंदाज और बॉलरों के छक्के छुड़ाने वाले वैभव ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने अपने बिहारी संस्कार का परिचय दिया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके माता पिता भी साथ मौजूद रहे, जिनके चेहरे पर गर्व और भावुकता दोनों झलक रही थी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान वैभव सूर्यवंशी के पिता ने वैभव को लेकर कई बातें कही। वैभव के पिता ने देश के लिए खेलने का सपना, मेहनत का सफ़र और वैभव के सफ़र से पीएम मोदी को अवगत कराया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।